और मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था यूपी पीसीएस में, जिसमें मेरा चयन हो गया था नायब तहसीलदार के पद पे। मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे हिसाब से बहुत रिटोरिक बात है, सब यही बोलते होंगे कि पॉलिटिकली हम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज़ कौन सी पढ़नी चाहिए वो आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। मैंने वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की थी दिल्ली में, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आया। कोचिंग जमी नहीं होती ज़्यादा, तो मैंने छोड़ दी कोचिंग और मैं वापस इलाहाबाद आ गया। मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की बहुत नीड है। हम देख रहे हैं इधर बीच राइजिंग ट्रेंड है कि बिना कोचिंग किए वाले एस्पिरेंट्स ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं एग्जाम की। और इंटरव्यू जो होता है वो बेसिकली पर्सनैलिटी का एक टेस्ट होता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिक नॉलेज का टेस्ट तो नहीं होता। मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, मेरे किसी भी स्टैटिक एंगल को चेक नहीं किया गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हमारे साथ अर्चित शिवम मिश्रा सर हैं। तो इनका जो है अब की सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पे चयन हुआ, जिसमें इनकी रैंक फर्स्ट थी। तो आज के इस वीडियो में हम इनसे बात करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी रही, साथ साथ क्या चीज़ें फॉलो करते थे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे और हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने अभी तक जैसे कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें किस में सिलेक्शन हुआ है, किस में नहीं हुआ है? देखिए, ये मैं 2018-19 का ग्रेजुएट हूँ और मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था यूपी पीसीएस में, जिसमें मेरा चयन हो गया था नायब तहसीलदार के पद पे। मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। ये मेरा दूसरा प्रयास था और इसमें मैं सब रजिस्ट्रार के पद पर चयनित हुआ हूँ। तो सर, आपकी जैसे इतनी बड़ी जर्नी रही, तो आपने कहाँ से शुरुआत की इसके लिए, खासकर पीसीएस के लिए या सिविल सर्विसेज की माने, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? नहीं, ज़्यादा बड़ी जर्नी नहीं रही है, दूसरा ही अटेम्प्ट था। लेकिन शुरुआत मैंने कॉलेज के बाद, अपने ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया था और ग्रेजुएशन के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें सक्सेस मिल गई। तो उससे एक मोटिवेशन रहा और आगे कंटिन्यू करने का एक मोटिवेशन रहा है, इसको कंटिन्यू करने का आगे जर्नी को अपनी। अरे, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चलेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू तक। तो आप प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे हिसाब से बहुत रिटोरिक बात है, सब यही बोलते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपनी एक बेसिक बुक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका कंपाइलेशन है, उन पर एक होल्ड होना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है वो सिर्फ यूपी पीसीएस के आप मत देखिए, आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड, जितने भी स्टेट पीएससी लेवल के एग्जाम्स हैं उसको फॉलो करें तो प्रीलिम्स थोड़ा इजी हो जाता है। उसके साथ ही करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक मेजर चंक होता है, पर्टिकुलरली यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए बुक लिस्ट वगैरह आप हमारे व्यूअर्स को शॉर्ट में बता पाए तो? बुक लिस्ट वही कॉमन है जो हर सब बताते हैं कि पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज़, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, तो वो सबके लिए कॉमन है यही। और साथ में पीवाईक्यूज़ के लिए कोई भी अच्छी जो कंपाइलेशन मिल जाए उसको फॉलो करें। तो सर, जैसे कि एनसीईआरटी तो बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि कौन कौन सी एनसीईआरटी खासकर जैसे पीसीएस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और कौन सी पढ़नी चाहिए? देखिए, एनसीईआरटीज़ कौन सी पढ़नी चाहिए वो आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक्स क्लियर हैं और तो आपको 6 से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके कहीं बेसिक्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका बैकग्राउंड रहा है इंजीनियरिंग एक्सेट्रा का, तो आपको बेसिक से शुरू करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, मेरा ऑप्शनल लॉ था, तो लॉ के लिए फिर मुझे 6th की एनसीईआरटी और उसकी पढ़ने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ी। या करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो करंट अफेयर अभी आप बता भी रहे थे, तो करंट अफेयर में जैसे बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो उसमें कौन से फॉलो करना चाहिए? करंट अफेयर्स के लिए देखिए, जो हिंदी में जो मैं तो फॉलो करता था, दृष्टि आती है, घटना चक्र की, घटना चक्र पब्लिकेशन की है दृष्टि। उसके साथ ही आप और भी रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। जीके टुडे के एमसीक्यूज आते हैं, वो आप देख सकते हैं, और बाकी भी कंपाइलेशंस जो आपको, जिसमें आप ज़्यादा सूटेबल, जो आपको लैंग्वेज समझ में है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सर, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है? नहीं, न्यूज़पेपर से अगर आप लगातार आप अप टू डेट हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती करंट अफेयर्स के लिए लास्ट में। लेकिन बिना न्यूज़पेपर्स के भी लोगों का काम चल जाता है, लेकिन वही है कि बाद में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उसके बाद सर, जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जा रहा है, चाहे यूपीएससी का हो गया या फिर पीसीएस का हो गया, तो यहाँ पर लोग जीएस के पेपर में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो सीसेट वाला पोर्शन होता है इसमें प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो सीसेट के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं? सीसैट के लिए देखिए, मैं कोई बहुत खुद ही आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड अबाउट, लेकिन सीसैट के लिए मुझे लगता है कि अगर यूपी पीसीएस की बात करें सीसैट में, तो अगर आप 1-2 सेक्शंस में आपको, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका काम चल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं भी हैं तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें और कट ऑफ क्लियर करने पे ध्यान ज़्यादा दें, ना कि हर क्वेश्चन सही करने पे।
और फिल्म्स के लिए ऐसी कोई खास अगर आप चीज़ें बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि इनको जो है ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशंस बहुत ज़रूरी है, इंडिस्पेंसिबल है बिल्कुल, वो तो करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए अगर आपको लगता है कि क्योंकि वो एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में 2 घंटे में अगर 2-3 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे कॉल कैसे लें। तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। उसके बाद सर हम मेंस की तरफ चलेंगे, तो मेंस के जो सबसे पहले आप बताइए जो मेंस के जीएस के चारों पेपर्स होते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और साथ साथ इनके बुक लिस्ट वगैरह के आप बारे में बता। नहीं देखिए, जो बुक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए है वही मेंस के लिए भी है, कोई उसमें मेंस की अलग डिफरेंट वो नहीं है। कुछ फ्रिंज टॉपिक्स हैं जो मेंस में एडिशनल हैं। फॉर एग्जांपल GS4 एथिक्स जो है वो प्रीलिम्स में उसका काम नहीं है, तो उसके लिए आप अपनी कोई भी डेफिनेशंस पे फोकस करिए, एग्जांपल्स केस स्टडीज़ पे फोकस करिए। उसके लिए बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, लेक्सिकॉन है, DK बालाजी की बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और फ्रिंज टॉपिक्स जो अलग हैं जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है, उसके लिए आप इंटरनेट या और कोई सोर्सेज, कई सारी कंपाइलेशंस आते हैं, मैगजीन्स आती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सर जैसे कि पहला पेपर जब होता है क्योंकि स्टार्ट होता है एसए से, तो एसए के लिए मतलब क्या चीज़ें कर सकते हैं? एसए के लिए बेसिक मुझे लगता है कि ज़्यादा कोट्स वगैरह का इस्तेमाल करें और एग्जांपल्स का यूज़ करें अपने पॉइंट को, और कई मल्टी डायमेंशनल एसे रखें, सारे डायमेंशंस को उसमें कवर करने की कोशिश करें, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। तो सर इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा ऑप्शनल लॉ था। लॉ था। तो लॉ बैकग्राउंड से मान लीजिए जो भी अगर लेना चाहे ऑप्शनल में, तो इसके लिए मतलब क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं? देखिए, लॉ के लिए आपको 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली और इंटरनेशनल लॉ होते हैं। उसके लिए आपको जो बेसिक किताबें लॉ स्कूल में रेफ़र की जाती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा डायनेमिक होता है पेपर 1, जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उसको टैप में रखते हुए उसमें अपडेटेड होके तब वो हेल्प करता है वहाँ पर। और पेपर 2 में आपका IPC, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये सब आता है। उसके लिए आप कोई भी बैराक पे होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आप कोई भी जो इसकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, दुक्की का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो सर जो ये आपका ऑप्शनल पेपर होता है तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसका मेंस के एग्ज़ाम में? नहीं, ऑप्शनल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इनफैक्ट आपकी रैंक डिसाइड ऑप्शनल से होती है। अगर आपने रैंक सिर्फ ऑप्शनल में अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपकी एक रैंक तो सिक्योर हो ही जाती है। तो ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके अलावा सर जैसे कि इसमें एक पेपर होता है, हिंदी का भी पेपर होता है, तो हिंदी के लिए मतलब क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्या सोर्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं? हिंदी के लिए देखिए, जो वही कंपाइलेशन हैं, पुराने ईयर्स के कंपाइलेशन, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जो पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कंपाइल करती हैं हिंदी में, जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सिर्फ UP PCS की नहीं बल्कि अदर एग्ज़ाम्स के और RO, BPSC, अदर स्टेट्स के भी। तो वो फॉलो करने से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाती हैं। सर जैसे कि अभी हम लोग प्रयागराज में बैठकर बात कर रहे हैं, तो आप जैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जहाँ जाते हैं तो वहाँ मतलब बात भी कर लीजिए कहाँ पे रहते हैं वो लोग। तो जैसे कि आपकी जो ओवरऑल पूरी जर्नी रही, क्योंकि आपका 2 बार सिलेक्शन भी हुआ है, पहली पोस्ट आपने नहीं ली वहाँ पे तहसीलदार वाली, लेकिन यहाँ पर अभी आप लेने वाले हैं इस पोस्ट को। तो इसके पहले मतलब ओवरऑल जो पूरी आपकी जर्नी रही है तो वो कहाँ से मतलब आपने तय की है? जैसे दिल्ली में पढ़ाई की या फिर यहीं पर रह के कोचिंग वगैरह की थी या फिर खुद ही तैयारी कर रहे थे? नहीं देखिए, मेरा जो बचपन है वो इलाहाबाद में ही रहा है, पूरा प्रयागराज में ही रहा है। मैंने अपना ग्रेजुएशन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से किया था। 5 ईयर BA LLB ऑनर्स इंटीग्रेटेड डिग्री थी। उसके बाद मैंने वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की थी दिल्ली में, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आया। मुझे नहीं कोचिंग जमी नहीं उतनी ज़्यादा, तो मैंने छोड़ दी कोचिंग और मैं वापस इलाहाबाद आ गया और फिर मैं यहीं पे आके तैयारी कर रहा हूँ। यहीं पर तब से आप तैयारी मतलब रूम पे ही कर रहे थे? जी, घर पे ही। तो सर जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि आप दिल्ली गए थे, कोचिंग छोड़कर चले आए, उसके बाद आप यहाँ पर तैयारी इलाहाबाद में कर रहे थे, खुद ही तैयारी कर रहे थे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि घर पर रहते हैं, तो उनको लगता है कि हम मतलब घर पे तैयारी हमारी नहीं हो पा रही है, हमें बाहर जाना चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है मतलब कोचिंग की इतनी नीड होती है इस एग्ज़ाम के लिए? नहीं, अगर मुझे लगता है कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की बहुत नीड है। हम देख रहे हैं इधर बीच राइजिंग ट्रेंड है कि बिना कोचिंग क्लियर वाले एस्पिरेंट्स ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को। मैंने खुद भी कोई कोचिंग नहीं की है, तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबको कोचिंग करनी ही चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो आपकी अपनी नीड पे डिपेंड है, आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद सर जैसे जो लास्ट आपका स्टेज होता है इंटरव्यू वाला, क्योंकि जो मेंस पास करके आते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, वहाँ से इंटरव्यू पहुँचते हैं, तो इंटरव्यू के लिए मतलब खास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जैसे इंटरव्यू के लिए कहीं तैयारी वगैरह अलग से जाकर करनी चाहिए, मान लीजिए मेंस जिसका क्लियर हो जाता है, या फिर मतलब पढ़ाई के साथ धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं?
नहीं, आप देखिए, आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आती होती हैं जीएस लेवल की, और इंटरव्यू जो होता है वो बेसिकली पर्सनालिटी का एक टेस्ट होता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिक नॉलेज का टेस्ट तो नहीं होता। मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, मेरे किसी भी स्टैटिक एंगल को चेक नहीं किया गया। वो नॉर्मल बातचीत एक कोर्स में होती है। आपको जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, करंट इवेंट्स हैं, उनसे अप टू डेट रहिए आप, और अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको, क्योंकि सब्जेक्ट से बेस्ड क्वेश्चंस वो बहुत पूछते हैं, तो सब्जेक्ट जो मतलब ऑप्शनल है आपका, उसमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए और बेसिक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए बस। सर लास्ट में हम हमारे व्यूअर्स के लिए जानना चाहें, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप अगर कुछ मैसेज या संदेश देना चाहें कि इन चीज़ों का जो है तैयारी के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैसेज एज सच, देखिए स्ट्रैटेजी जो है वो पूरा आउट इन पब्लिक डोमेन है, ऐसी कोई छुपी हुई स्ट्रैटेजी इसकी नहीं है। मेन इसमें मेरा ये है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें और मेहनत करें और परसिवरेंस रखें, तो सिलेक्शन तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे, ऐसी कोई वो नहीं है। जी सर, आपने इतना टाइम दिया और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप जो है अभी शायद यूपीएससी की भी तैयारी आगे कंटिन्यू करने वाले जी हैं। जी जी, तो आप वहाँ पर भी सिलेक्ट हों और दोबारा आपसे जो है ज़रूर मुलाकात हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो दोस्तों, आज आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी होता है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।